मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें हम दो पोर्शन देखेंगे, एक तो राजस्थान की हिस्ट्री वाला पोर्शन देखेंगे और एक राजस्थान के कल्चर वाला पोर्शन देखेंगे। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं वापस, तो हिस्ट्री को, राजस्थान की हिस्ट्री को फिर कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। कल वाले वीडियो में मैंने वो भी बताया था आपको कि हम उसमें एक एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये भी आपको बताया था कि जो एंशियंट हिस्ट्री होगी उसके अंदर जो अपने प्राचीन काल में राजस्थान के अंदर एंशियंट हिस्ट्री में अपने राजस्थान में कौन कौन सी साइट्स यहाँ पर मिली थी उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसे कालीबंगा हुई, आहड़ थी अपने यहाँ पे, बेराट थी, अपने माध्यमिका से क्या मिला है, नोह से क्या मिला है, रंग महल से क्या मिला है, वो सारी बातें उसके अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। वो जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका रिटर्न एविडेंस अपने पास में ज्यादा नहीं है। उसके जो भी एविडेंस अपने को मिले, वो जो पूरा तत्व है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अपने को मिलते हैं वो मिले अपने को। पर जो अपनी मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री का अपने पास में खूब एक बड़ा सा पोर्शन पड़ा है और इतना ज्यादा रिटर्न एविडेंस उसका मिलता है कि अपनी मिडिवल हिस्ट्री खूब लंबी चौड़ी सी हो जाती है। मैं और अच्छे शब्दों में कहूं तो जब हम एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें राजस्थान का नाम भी नहीं आता। गिना चुना इक्का दुक्का जगह, 5-7 जगह कोई उसका नाम आ जाता है, बस इतना खत्म। लेकिन तो मैं उसको दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता हूं कि जब एंशियंट इंडिया पढ़ो तब यदि राजस्थान को निकाल दो तो भी पार पड़ जाए। पर जब मिडिवल इंडिया पढ़ते हो, मध्यकाल भारत का इतिहास पढ़ते हो, और उसमें से यदि आप राजस्थान वाली हिस्ट्री निकाल देते हो, तो उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। कि आप अकबर को बिना राणा प्रताप के नहीं पढ़ सकते, आप औरंगजेब को राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बिना नहीं पढ़ सकते, आप अलाउद्दीन खिलजी को हमीर, रतन सिंह और कानड़देव सोनग्रा के बिना नहीं पढ़ सकते। तो मिडिवल हिस्ट्री है और राजस्थान की खूब रिच है, उसके खूब सारे एविडेंस अपने को मिले। अब उस एविडेंस के आधार पर अपनी जो हिस्ट्री बनती है, तब हमने पाया उसके अंदर कि उसमें अलग अलग देशों का इतिहास है। उन देशों को उस टाइम अपने बोलते थे प्रिंसली स्टेट। आप उनको देश कह दो, आप उनको राज्य कह दो, उस समय के प्रांत कह दो, क्योंकि प्रिंस हुआ करते थे वहां पर, इसलिए उनको आप प्रिंसली स्टेट्स कह दो। अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी, कोई गोहिल डायनेस्टी है, कोई राठौर डायनेस्टी है, चौहान डायनेस्टी है, प्रतिहार डायनेस्टी है। अलग अलग डायनेस्टीज का इतिहास पढ़ते हैं। आज हम जो शुरू करेंगे वो उन्हीं डायनेस्टीज का इतिहास हम शुरू करेंगे। आप ज्यादातर लोग जानते होंगे कि अपने राजस्थान में जब भी डायनेस्टीज की बात आती है, जब भी प्रिंसली स्टेट की बात आती है, तो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट या जो सबसे अच्छे इतिहास वाला जो प्रिंसली स्टेट्स है, वो यदि कोई माना जाए तो अपने दिमाग में स्वतः मेवाड़ का नाम आ जाता है। और हमें कुंभा, सांगा, प्रताप, ऐसे खूब सारे नाम हैं जिनसे हम फेमिलियर होते हैं, जिनके बारे में हमने तीसरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक कुछ ना कुछ, कोई ना कोई भाग उनका किसी ना किसी रूप के अंदर पढ़ा हुआ होता है। इसलिए चूंकि हम उससे फेमिलियर है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा चौड़ा सा इतिहास है, थोड़ा ज्यादा इतिहास है, तो वहां से हम शुरू करते हैं। एक मिडिवल हिस्ट्री शुरू करने का एक दूसरा बड़ा रीजन ये और है कि अपनी जो कल्चर पूरी है वो मिडिवल हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। कि भाई कल्चर में क्या आएगा, कल हमने बताया था कि कल्चर के अंदर क्या आएगा, तो कल्चर में फोर्ट्स किसने बनवाए, टेम्पल्स किसने बनवाए, उनके आर्किटेक्चर क्या है, पेंटिंग्स किसने बनवाई, हैंडीक्राफ्ट्स का विकास कैसे कैसे हुआ था, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ये सब राजस्थान में किसने करवाया, सारा राजा महाराजाओं ने करवाया। राजा महाराजाओं की हिस्ट्री किसमें पढ़ते हैं, तो मिडिवल के अंदर पढ़ते हैं। तो वो जो हिस्ट्री कल्चर वाला पोर्शन जो हिस्ट्री से जुड़ के पढ़ा जाता है, वो मिडिवल के अंदर ही आता है। इसलिए ये जब हम पढ़ेंगे तो इससे कल्चर पढ़ने में भी हमको मदद मिलेगी। तो यहाँ पर खूब सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज जो हम हिस्ट्री देखेंगे वो मेवाड़ की हिस्ट्री देखेंगे, मेवाड़ का इतिहास हम देखेंगे। अब मेवाड़ के इतिहास में हम बात करते हैं कि इसमें क्या था क्या नहीं था। तो मेवाड़ के इतिहास में तो सबसे पहले तो जब कोई एक मैं वर्ड बोलता हूं, कि मैंने एक वर्ड बोला मेवाड़, आपके दिमाग में ऐसा होता है, एक चीज आती है कि मेवाड़ क्या, आखिर राजस्थान का वो कौन सा भूभाग है जिसे हम मेवाड़ कह सकते। सामान्यतः मैं जब आपसे पूछ लूं तो आपके दिमाग में आएगा कि सर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का आसपास का जो इलाका था वो मेवाड़ हुआ करता था एग्जैक्टली। और आपको मैं डीप में जाके पूछूंगा नहीं यार और बताओ थोड़ा, तो आप कहोगे सर उदयपुर, उदयपुर वाला और मान लो। आप में से कोई मेवाड़ का होगा तो वो कहेगा नहीं यार हमारे तो राजसमंद भी उसी के अंदर आया करता था, हम भीलवाड़ा को भी उसी के अंदर शामिल कर लेते हैं। फिर कोई कहेगा कि सर जो प्रतापगढ़ है वो तो चित्तौड़गढ़ से टूट के ही तो बना, चित्तौड़गढ़ की कुछ तहसीलें उसके अंदर डाली गई थी, उदयपुर की कुछ तहसीलें डाली गई थी उसके अंदर, तो उसको भी शामिल कर लो, तो हम उसको भी शामिल कर सकते हैं। कुल मिला के जो अपने दक्षिणी राजस्थान के ये कुछ जिले हैं, इनको हम मेवाड़ के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो कौन कौन से जिले, तो वो जब जिले देखेंगे तो जो हमने बोले यही जिले, कि आप उसके अंदर चित्तौड़ ले सकते हो, आप उसमें उदयपुर लीजिए, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़।
ये वाला जो भूभाग था ये अपने मेवाड़ के अंदर आया करता था। आप आगे देखेंगे भी कि जब तक हमारे मेवाड़ की क्लासेज चलेगी तब तक कोई भी जो स्थान आएगा वो इन जिलों से संबंधित होगा। हिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी कोई जगह आती है, जब भी कोई युद्ध आता है, जब भी कोई राजा का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि ये जगह है कहाँ, ये जो काम हुआ था ये कब हुआ था। मतलब दो चीजें, एक तो कहाँ वाला और एक कब वाली चीज होती है। तो आप नोटिस करना कि मेवाड़ की जब हम बात करेंगे तो कहाँ की मैं जब भी बात करूंगा कि ये जगह कहाँ पे है, तो या चित्तौड़ में होगी, या उदयपुर में होगी, या राजसमंद में होगी, या भीलवाड़ा में होगी, या प्रतापगढ़ के अंदर होगी। ये मेवाड़ का बड़ा बड़ा सा पोर्शन है। ये बात बताने के पीछे एक लॉजिक और थोड़ा सा ध्यान रखना। जब मेवाड़ बताओ तो अक्सर हम क्या करते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान के लोग होते हैं या जो पूर्वी राजस्थान वाले होते हैं, हम ज्यादातर दक्षिण राजस्थान के बारे में जानते नहीं, या जो दक्षिण वाले हैं वो पूर्व के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, सीधी सी बात। तो हमसे किसी से पूछा जाएगा यार मेवाड़ में क्या आता है, और स्टूडेंट अपनी रो में बताना शुरू करता है और कहते सर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, खूब ही आगे निकल जाता है। बस वो थोड़ा ध्यान रहे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वो इसके अंदर शामिल मत करना। ये वाला पोर्शन अलग से अपना, हम जब डूंगरपुर बांसवाड़ा पढ़ेंगे अलग से तो मैं इनके बारे में और बता दूंगा। पर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो पोर्शन है, मैं अभी थोड़ी सी बात करूं तो इसको अपने राजस्थान में एक अलग टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं वागड़। याद रखना, आगे खूब सारा काम आएगा। कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वागड़ में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, तो वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल होते हैं। हम आगे और पढ़ेंगे कि वागड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो जो वागड़ होगा उसी के अंदर वागड़ी भाषा होगी, तो वागड़ी भाषा कहाँ होगी, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर होगी। अब जब आप ज्योग्राफी राजस्थान की और पढ़ लोगे या राजस्थान का जब मैप देखोगे तो आप वापस नोटिस करोगे कि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा किसके पास में लगता है, तो उधर गुजरात के पास में लगता है। अब कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान की कौन सी बोली पे, राजस्थान की कौन सी डायलेक्ट ऐसी है जिसपे गुजराती इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, तो गुजराती इन्फ्लुएंस किस पे दिखाई देगा, तो जो गुजरात के नजदीक है, गुजरात के नजदीक क्या वागड़, तो वागड़ी पे दिखाई देगा अपने आप में। तो खूब सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट होकर पढ़ी जाती है। कहने का मतलब इतना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र अलग से वागड़ है, बाकी जो अपने दक्षिणी राजस्थान वाले जिले हैं, ये जो बेसिकली मैंने 5 जिले बताए, इनको आप किसके अंदर मान सकते हो, तो इनको आप मेवाड़ के अंदर मान सकते हो। हालांकि प्रतापगढ़ के अंदर बांसवाड़ा की भी कुछ तहसीलें जो थी वो इसमें शामिल की गई थी, फिर भी बड़े बड़े तौर पर प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है वो सामान्यतः मेवाड़ का पार्ट माना जाता था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, लिखा हुआ है कि ज्योग्राफिकल एक्सपांशन कि राजस्थान का कौन कौन सा एरिया इसके अंदर शामिल होता है। हम और इसको बाकायदा मैप से देख लेते हैं कि कौन सा एरिया शामिल होता है। तो हम जब मैप से भी इसको देखेंगे तो आप ये देख सकते हो, लिखा हुआ है फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ मेवाड़, कि मेवाड़ के प्रिंसली स्टेट में क्या क्या शामिल होता था। देख लो आप, इधर लिखा हुआ है आपके भीलवाड़ा, भीलवाड़ा लिखा हुआ है, ये आपका राजसमंद, ये आपका उदयपुर, और ये चित्तौड़गढ़, और ये प्रतापगढ़, ये वाला इलाका। आप और देखेंगे इंडिया का मैप था, इंडिया में से राजस्थान, राजस्थान में से यहां से ये मैप उठाया हुआ, इसका मतलब दक्षिण की बात कर रहा है। तो ये दक्षिण का राजस्थान, भारत, भारत के अंदर अपना राजस्थान, राजस्थान में दक्षिण का राजस्थान, दक्षिण के राजस्थान की ये बेसिकली जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, इनको हम किसके अंदर शामिल कर सकते हैं, तो मेवाड़ के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। कोई सिंपल पूछे कि मेवाड़ कहाँ कहाँ पर है, नहीं भी पूछे तो भी अपने को पता रहे। और फिर मैं एक और बात बताऊं, राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर कई सब्जेक्ट में आप यूं पढ़ोगे ये तो यार प्री में आता है, मेंस में नहीं आएगा, या ये मेंस में आता है, प्री में नहीं आएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्री में आता है, मेंस में आता है, इंटरव्यू तक पीछा नहीं छोड़ता, और इंटरव्यू में तो सबसे अधिक पूछा ही जाता है। रीजन भी है उसका, अपने आरपीसी के अंदर जो भी कोई मेंबर बैठेगा वो आपसे चाहेगा कि आप राजस्थान के भूभाग से तो कम से कम परिचित हो, या पूरे राजस्थान से नहीं तो कम से कम आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो उससे तो परिचित हो। और क्योंकि मेवाड़ अपने राजस्थान के अंदर हिस्टोरिकली ज्यादा रिच रहा है, इसलिए मेवाड़ की हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है। इसलिए कोई उठा के आपसे वहां से मेवाड़ की क्वेश्चन पूछ लेगा, मेवाड़ का क्षेत्र पूछ लेगा, उसका ज्योग्राफिकल एक्सपांशन पूछ लेगा, ये क्षेत्र कौन से आते थे कौन से नहीं आते थे ये पूछ लेगा। तो सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए, मैंने बता दिया आपको इसकी। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अपने। इसमें जब आगे अपने बढ़ेंगे तो आगे इसके अंदर लिखा हुआ था कि मेवाड़ के प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम्स ऑफ मेवाड़। तो बात है कि क्या आज जिसको हम मेवाड़ कहते हैं इसको पहले भी मेवाड़ी बोलते थे, या पहले कुछ और नाम हुआ करता था? ये वाला क्वेश्चन बनता है, खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहा कि नहीं साहब, पहले इसको मेवाड़ नहीं बोलते थे। तो क्या कहते थे कि पहले इसका नाम हुआ करता था मेदपाट, मेदपाट नाम था इसका, और मेदपाट का ही अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे मेवाड़ बन गया। तो कहा भाई मेदपाट कैसे पड़ा? अब फिर इसमें खूब सारी अलग अलग थ्योरी है। कोई कहता है कि यहाँ पे कोई मेर जाति आई थी, वो रहती थी, उसकी वजह से ये मेदपाट पड़ गया। कोई कहता है कि नहीं एग्जैक्टली वो मेद ही थे, कोई कहता है कि नहीं वो मेव थे, मेव थे, मेव से मेवाड़ हुआ है।
कोई कहता मेद थे और मेद से मेद पाठ हुआ है, या वो मेर थे और मेर से मेद है और मेद से ये मेद पाठ बना है अपने आप को। अलग अलग चीजें अपने याद रखने वाली बात ही थी कि इसका एक पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो मेद पाठ हुआ करता था। आज भी आप नोटिस यदि करोगे तो अपने मेवाड़ का एक पार्ट है जिसको हम मेवल बोलते हैं, अजमेर का एक पार्ट है जिसको हम मेरवाड़ा कहते हैं। तो ये मेरवाड़ा, मेवल, मेवाड़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाति से संबंधित तो रहे थे। तो अपने याद रखने वाली बात है कि इसको पूर्व प्राचीन काल में क्या बोलते थे, मेद पाठ। चूंकि ये पठारी क्षेत्र था इसलिए इसका एक नाम और मिलता है, प्रागवाट। ये भी याद रखना, जब हम इसके एंशिएंट नेम पढ़ेंगे तो एक तो एंशिएंट नेम इसका क्या मिल रहा है अपने को, मेद पाठ मिल रहा है, और एक एंशिएंट नेम इसका क्या मिल रहा है अपने को, प्रागवाट इसका एंशिएंट नेम मिल रहा है। एक नाम और मिलता है अपने को, इसका एक नाम मिलता है अपने को सिवी जनपद। मैं जब आगे हम एंशिएंट राजस्थान पढ़ेंगे तब इसके बारे में और खूब सारी बातें पढ़ेंगे एंशिएंट राजस्थान में, और तब हम देखेंगे कि इसको सिवी जनपद क्यों कहते थे। ऐसा कहते हैं कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था उस समय जो पंजाब में कई जनजातियां थी, जैसे एक जनजाति थी सिवी, एक जनजाति थी मालव, एक जनजाति थी योद्धे। वो जब सिकंदर वाले आक्रमणों से वहां पर तित्र बित्र हो गए थे, वहां का जनजीवन असामान्य हो गया था, एबनॉर्मल हो गया था, वहां पर नॉर्मल लाइफ इतनी नहीं चल रही थी, वो जहां पर थे वहां से कहीं ना कहीं डर के उनका सिस्टम उतना मजबूत नहीं रह पाया वहां पे, तो वो पंजाब से नीचे की तरफ उतरे। अब पंजाब से नीचे उतरेंगे तो कहां पे, राजस्थान। तो आपको योद्धे, मालव और सीवी तीनों राजस्थान के अंदर दिखते हैं। तो कहते हैं भाई ये सीवी जो जाति थी वो इस क्षेत्र के अंदर आके बस गई थी, इसलिए इसका नाम सीवी जनपद है। हम आगे पढ़ेंगे तब और देखेंगे कि बाकायदा हमें नगरी या माध्यमिका नाम की जगह जहां से सिक्के मिले और उन सिक्कों पर सीवी जनपद का नाम लिखा हुआ मिलता है। तो सिंपल क्वेश्चन ये बनता है आपका कि आपसे कोई पूछे कि जो सीवी जनपद था वो राजस्थान का कौन सा भूभाग कहलाता था, तो मेवाड़, या कोई घुमा के इसको पूछे वो कहे मेवाड़ में कौन सा जनपद हुआ करता था, तो सीवी जनपद हुआ करता था। कुल मिला के 3 एंशिएंट नेम याद रखने हैं उनके अपने। तो क्या क्या नाम हुए, एक नाम हुआ उसका मेदपाठ, एक नाम हुआ उसका प्रागवाट, और एक नाम हुआ उसका सीवी जनपद। मैंने तीनों बता दिया आपको, ऐसा तीनों को क्यों क्यों कहा जाता है। तो ये सामान्य मेवाड़ के बारे में जानकारी, मेवाड़ कहां कहां पर है और मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या हुआ करते थे, हमने मैप के अंदर भी इसको देख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने, अब और आगे क्या जानकारी है अपने पास में। इसके बाद में अपने पास जो अगली जानकारी है, अगला ये आया कि गुहिल वंश, गुहिल डायनेस्टी। कि डायनेस्टी कहने का मतलब, वंश करने का मतलब हुआ कि मैंने कहा कि रियासत, रियासत का मतलब राजा, तो राजा का कोई ना कोई एक डायनेस्टी होती है, कोई ना कोई एक वंश होता है। तो कौन से वंश के थे, कौन सी डायनेस्टी के थे, तो फिर किसी ने कहा कि जो मेवाड़ वाले राजा थे वो गुहिल वंश के थे, गुहिल वंश के लोग हुआ करते थे। तो एक तो सिंपल सी ये क्वेश्चन बन गया अपने आप में कि गुहिल वंश का राजस्थान में अधिकार कहां पे था, तो हम कह देंगे मेवाड़ में था। या कोई पूछे मेवाड़ में कौन से राजवंश का शासन था, तो हम कहेंगे गुहिल डायनेस्टी थी। पर फिर इसके बारे में बात है, ये कौन थे गुहिल, कहां से आए थे, खूब सारी थ्योरीज, खूब सारी कहानियां, इतिहास अपने आप में कहानियों का विषय है। खूब इतिहासकार अपने अपने तरीके से दिमाग लगाते हैं, वो अलग अलग बातें बताते हैं। हम अक्सर कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो होते हैं वो उसमें से निचोड़ सा निकालते हैं और उस निचोड़ को निकाल के पढ़ लेते हैं। हालांकि उसके पीछे की एक माथापच्ची बहुत बड़ी होती है, खूब अलग अलग सी थ्योरियां होती है। जैसे गुहिल के बारे में जेम्स टोड जो एक थ्योरी दे के गया, जेम्स टोड एक थ्योरी दी, और जेम्स टोड ने कहा कि गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती थी वल्लभी, और वल्लभी में कोई राजा हुआ करते थे शिलादित्य। शिलादित्य नाम करके राजा हुआ करते थे, और उन शिलादित्य की एक रानी हुआ करती थी, उन रानी का नाम था पुष्पावती। कहते हैं कि पुष्पावती एक बार मेवाड़ साइड के अंदर माँ अंबा की पूजा के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और जब पुष्पावती यहाँ से वापस जा रहे थे तब रास्ते के अंदर उनको एक ब्राह्मण मिला और उसने कहा कि आप वापस वल्लभी मत जाना, आपके राज्य पर, आपके पति के राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है, आपके पतिदेव उसके अंदर हार गए, और जो वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी जो अन्य रानियां थी वो उनके साथ में सती हो गई है, अब केवल आप ही बचे हो। रानी ने कहा कि जब मेरे पति वीरगति को प्राप्त हो गए, अन्य रानियां सती हो गई, तो फिर मैं क्यों रहूं, मुझे भी उनके साथ में सती हो जाना चाहिए। पर कहते हैं वो उस समय प्रेग्नेंट थे, और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उनको सती नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके तो घर में बच्चा है और आपको इस प्रकार से सती नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बाद में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म देने के बाद में उन ब्राह्मणों को उन्होंने बच्चा सौंप दिया। कहते विजयादित्य नाम करके कोई ब्राह्मण था, उसको सौंप दिया, उसका आगे तुम इसका पालन पोषण करना। उसके बाद में वो सती हो गए थे।
और चूंकि डर लगा उन ब्राह्मणों को भी कि कहीं दुश्मन आके इस बच्चे को भी नहीं ले जाए, इसलिए कहते हैं कि उसका एक गुफा के अंदर रखा गया, गुफा में उसका पालन पोषण किया गया। अब कहानी आई कि गुफा में रखा गया, इसलिए बच्चे का नाम था गुहादित्य। और गुहादित्य नाम से धीरे धीरे हमने उसको बना दिया गुहिल। गुहादित्य वार, किसी ने कहा केवल गुहा ही था, किसी ने कहा गुहा दत्त था, और धीरे धीरे उसको गुहिल बना दिया गया। कभी कोई इस कहानी से उठा क्वेश्चन पूछ लेगी राजस्थान के कौन से राजा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसका पालन पोषण गुफा में किया गया, उसका जन्म एक गुफा केव केव जो होती है, गुफा जो होती है उसके अंदर हुआ था, तो थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि थ्योरी है, सच्चाइयां इस बात में नहीं है, लेकिन फिर भी एक किसी बंदे ने ऐसी थ्योरी दी थी कि इसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा। तो कहा कि भाई ये गोहिल जो था ये वल्लभी वालों से संबंधित था। और ये ब्राह्मण वाली थ्योरी और निकल के आ गई अपने आप कि ब्राह्मणों ने पालन पोषण किया, तो कई लोगों ने बाद में कहना शुरू कर दिया कि ये ब्राह्मण थे। कईयों ने कहा कि ये वल्लभी से आए हुए थे। हालांकि बाद में जब अभिलेखन अपने को मिले तब इसके अंदर एक गुजरात की एक जगह का नाम हो रहा है आनंदपुर, या जिसको कहते हैं वड़नगर। तो कईयों ने कहा कि नहीं साहब ये वहां के नहीं थे, वल्लभी के नहीं थे, ये आनंदपुर के वड़नगर के थे। तो ये भी इनके बारे में एक थ्योरी दी जाती है कि ये वहां से आए होंगे। अबुल फजल एक नई थ्योरी देता है। अबुल फजल कहता है कि नहीं, ये जो गोहिल थे ये तो ईरान का एक राजा हुआ था, नौशेरवां खां। और वो जो नौशेरवां खां आदिल नाम का एक राजा था और उसके वंश थे। ये वाला थोड़ा अलग सा है, याद रख लेना। ब्राह्मण वाला तो आपके सबके याद ही रहता है कि अब किसने कहा था कि जो गोहिल थे वो ईरान के राजा नौशेरवां खां आदिल के वंशज थे, उसके डिसेंडेंट थे। तो ऐसा कहने वाला जो आदमी था अबुल फजल, नाम सुना होगा आपने, अकबर के दरबार का एक मुख्य इतिहासकार था अबुल फजल, उसने ऐसा कहा था। तो ये तो इसके नाम के पीछे की ऐसी कहानियां है कि अलग अलग लोगों ने छोड़ी दी। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। तो गुफा वाली बात याद रखने वाली, एक ये वल्लभी जमस्टोड वाला कि वो वल्लभी के राजा शिलादित्य और पुष्पावती का बेटा माना जाता है। और अबुल फजल ये कहता है कि ये नौशेरवां खां आदिल थे जो कि ईरान के राजा थे, और जो गोहिल है ये उनके वंशज है, वहां से ये लोग इधर आए थे। पर सारी अलग अलग थ्योरीज है, इस बारे में कोई सच्चाई सीधी सीधी सी नहीं है। अब इसमें और चीजें बताता हूं मैं आपको थोड़ी। अब जब इस गोहिल डायनेस्टी को हम देखते हैं, मेवाड़ के संदर्भ में देखते हैं कि यार पीछे वाला छोड़ो, अपने को तो ये बताओ यार कि मेवाड़ के अंदर जब रहे थे, कब आए थे, क्या किया था इन्होंने, उन बातों को तो पता चले। आगे वाली बातें तो पता है, गोहिल का पीछे का नहीं पता होगा अपने को बोले। तब हम इसके बारे में कहते हैं कि ये सूर्यवंशी राजा थे, क्योंकि आगे के इनके जो भी अभिलेख मिले हैं उसके अंदर इन्होंने खुद को सूर्यवंशी हिंदू गाया। अपने यहाँ पे ये भी एक विशेषता थी, अपने राजा महाराजा खुद को या तो सूर्य से जोड़ते थे या चंद्रमा से जोड़ते थे, इसलिए या तो कोई सूर्यवंशी मिलेगा या चंद्रवंशी मिलेगा। और ऐसा राजा महाराजा उनमें सामान्य लोग, आप भी घर से पूछ लोगे, दादाजी दादी से पूछोगे कि अपना वंश कौन सा है, तो आपको बता देंगे या तो सूर्यवंशी कहेंगे या वो चंद्रवंशी कहेंगे। ऐसा सबके साथ माइथोलॉजी के साथ चीजें जुड़ी हुई, हिस्ट्री अपने आप में इन्होंने भी जोड़ दी। तो ये सूर्यवंशी हिंदू जेम्सटोड ने, और एक अपने आगे पढ़ेंगे जोधपुर के अपने इतिहासकार हुए थे मुहणोत नैणसी, इन दोनों ने कहा कि जो गोहिल वंश था, इस गोहिल वंश की 24 ब्रांचेस थी, 24 शाखाएं थी। कितनी ब्रांच थी ये याद रखने वाली बात है। कोई पूछ ले कि गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, तो 24 शाखाएं हुई थी इसकी। टोड भी 24 शाखाओं के नाम बताता है, नैन से भी 24 शाखाओं के नाम बताता है। अपने ये याद रहे नहीं रहे, किसने बताया, ये याद रखना कि गोहिल वंश की शाखाएं थी कितनी, तो कितनी शाखाएं थी, तो उनकी 24 शाखाएं थी। अलग अलग जगह इन्होंने राज किया। जैसे हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ में जिनका राज था। मैं आगे बताऊंगा आपको वागड़, मैंने अभी बताया था वागड़ में क्या आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसके अंदर भी इनका राज रहा था। हम आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में कि अपने जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है चाकसू, तो इस चाकसू को पहले बोलते थे चाटसू, यहां पर भी इनका शासन रहा है। कोई गुजरात में कोई जगह पड़ती है कल्याणपुर, वहां पर भी इनका शासन रहा है। ऐसे करके हम शिवाजी तक को, महाराष्ट्र कहते हैं शिवाजी भी गोहिल थे। आगे हम और पढ़ेंगे कि नेपाल के जो राजा थे वो गोहिल थे। तो मतलब देश में नहीं, देश के बाहर भी गोहिल वंश का अधिकार रहा था। ऐसे करके कहते हैं कि 24 ब्रांचेज हुई थी, उन्होंने 24 ब्रांचेज ने राज्य किया था। तो कोई पूछ ले भाई गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, तो गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, तो 24 शाखाएं थी, जिन्होंने अलग अलग जगह पे राज किया था। थे कौन ये, तो ये सूर्यवंशी हिंदू थे। और 24 शाखाओं का वर्णन कौन करता है इनके, तो टोड और जो नैणसी है वो इनकी 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं। अब बात आई कि ये कब हुआ था गोहिल, कौन सा टाइम पीरियड था जब ये गोहिल हुआ था, तो यार ये तो पता ही नहीं चल रहा कि कब हुआ था कब नहीं हुआ था। फिर वापस
अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपने राजस्थान के एक बड़े इतिहासकार हुए हैं, उनको एक अभिलेख मिला, सामोली अभिलेख। 646 एडी का एक अभिलेख मिलता है सामोली, उदयपुर के अंदर जगह पड़ती है। सामोली अभिलेख नाम की एक चीज मिली, 646 ईस्वी का। ओझा जी ने कहा कि जब उसको पढ़ा तो पता चला कि वो किसी शिलादित्य नाम के राजा का है। शिलादित्य का, शिलादित्य कौन था? का शिलादित्य गुहिल का 5वां वंशज था। कि गुहिल हुआ, गुहिल के बाद में जो राजा हुआ वो राजा हो गया भोज, भोज के बाद में जो राजा हुआ वो राजा था महेंद्र, महेंद्र के बाद में जो राजा हुआ वो था नाग, और नाग के बाद में जो 5वां राजा हुआ था वो था शिलादित्य। और शिलादित्य का सन कौन सा ठहर रहा है? का 646, ये इसके अंदर हुआ था। अब फिर इतिहासकारों का अपने अपने हिसाब से वो बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि यदि 5वें वाला 646 में था तो एक राजा ने कम से कम 20 साल तो शासन किया होगा, तो इनके 20-20 साल पीछे घटा लो। तो ये 20-20 साल घटाने शुरू किए। तो कहा नाग का शासन क्या रहा होगा अपने आप में? तो कहा इसका 626 के आसपास रहा होगा। महेंद्र में गए, इसका क्या रहा होगा? कहा 606 के आसपास में रहा होगा। भोज में गए, इसका क्या रहा होगा? तो कहा 586, 586 रहा होगा। तो गुहिल में गए कि क्या रहा होगा? तो कहा 566, 566 ईस्वी के अंदर इसका रहा होगा। तब से हमारे एक वो सिस्टम बन गया, हम पढ़ते हैं कि गुहिल वंश की स्थापना कब हुई, तो हम कह देते हैं कि 566 ईस्वी के अंदर हुई। ये तो याद रखना ही है, अब दिमाग में रखना, पूछे भले ही नहीं पूछे, पर आपको कोई पूछ ले कि भाई तेरे क्या पता 566 के अंदर ही था, तू कैसे बता सकता है? तब आपने कहना भाई साहब सामोली वाला जो अभिलेख है वो किसी शिलादित्य नाम के राजा का है, और वो जो शिलादित्य है वो गुहिल का 5वां वंशज है। वो यदि 646 में, और एक राजा का टाइम पीरियड यदि 20 साल मान लिया जाए, तो पीछे पीछे जब हम जाएंगे तो गुहिल का जो टाइम पीरियड होगा वो 566 ईस्वी आएगा। हालांकि ओझा जी ने इससे एक बात और की, ओझा जी ने कहा कि वो टोड वाली जो थ्योरी वो झूठी है। वो जो कहता है वल्लभी का राजा था शिलादित्य, कोई वल्लभी में ऐसा शिलादित्य नाम का उस टाइम में राजा ही नहीं था, और शिलादित्य नाम का जो राजा हुआ वो वास्तव में गुहिल की 5वीं पीढ़ी के अंदर जाके हुआ। पर इन गुहिलों का पहला कोई अभिलेख मिला है तो शिलादित्य का ही मिला है, इसलिए शिलादित्य थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ। और शिलादित्य पॉपुलर हुआ इसलिए इन लोगों ने शिलादित्य को थोड़ा बड़ा राजा बना के शिलादित्य की पीढ़ी के अंदर गुहिल कर दिया। उनका नहीं साहब, गुहिल पहले हुआ था और गुहिल की पीढ़ी के अंदर शिलादित्य हुआ था। तो ये सामोली अभिलेख, अपने थोड़ी सी बातें याद रखना। पर अब जब सामोली अभिलेख की बात, एक तो ये, तब कोई ये पूछ ले, क्वेश्चन ये बने आपको कि गुहिल डायनेस्टी का टाइम पीरियड डिसाइड करने में कौन से अभिलेख का स्थान है, इंस्क्रिप्शन कौन सा इंस्क्रिप्शन उसमें काम आ सकता है, तो अपने याद रखना कि सामोली। अभिलेख का मतलब सिंपल सा, किसी बाटे के ऊपर कुछ लिखवा दिया करते थे तो वो अपने आप में अभिलेख हो जाया करता था। इसी को आप शिलालेख भी कह सकते हो, रॉक एडिक्ट भी कह सकते हो, पत्थर पत्थर पे लिखा हुआ है तो शिलालेख का दो आपके, तो ये सामूली अभिलेख। अब चूंकि बात ही आ गई, वैसे तो हम अभिलेख और पढ़ेंगे, अलग से और पढ़ेंगे, जब बात आ गई तो मैं और बता दूंगी इसमें लिखा हुआ क्या। तो इसके अंदर लिखवाने वाले ने लिखा, इस लिखा इस समय धरती पर शिलादित्य नाम का जो राजा है वो रह रहा है। फिर उसने आगे लिखा कि वहां पर पास में कोई जगह थी वटनगर, याद रखना पहले वाला मैंने बड़नगर बताया था, ये वटनगर नाम है, सिरोही के अंदर जो अपने, जिसको आजकल हम बसंतगढ़ कहते हैं, उसकी बात है कि वटनगर नाम की एक जगह थी। और यहाँ पे वटनगर के अंदर यहाँ पर एक महाजनों का समुदाय रहता था। महाजन मतलब बनिए, तो उनकी कम्युनिटी रहा करती थी, और वो लोग वहां से वटनगर से यहाँ पर आ गए थे, मेवाड़ के अंदर आ गए थे। और मेवाड़ के अंदर आने के बाद ये जो महाजन समुदाय था, इसका जो प्रमुख था, इसका जो चीफ था, इसका जो हेड था, ये तो कोई भी जो ये यूनियंस होती थी, इनके जो हेड हुआ करते थे उनको बोलते थे महतर, बड़ा आदमी मतलब महतर। और इसका जो महतर था उसका नाम था जंतक। और कहते उस जंतक नाम के महतर ने अपने महाजन समुदाय जो था उसकी आज्ञा ली, और उसकी आज्ञा लेके यहां पर एक मंदिर बनवाया, अरण्यवासिनी। अब कहते हैं, हम कहते हैं अरण्यवासिनी कौन, तो हम कहते हैं आज जिसको हम जावर माता कहते हैं, ये अरण्यवासिनी। तो अरण्यवासिनी देवी के मंदिर की जानकारी या जावर माता के मंदिर की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो सामूली अभिलेख देता है। और बताया हुआ कि मंदिर बहुत बड़ा था, वो तो इतना बड़ा मंदिर था, इतना प्रसिद्ध मंदिर था कि 18 प्रकार के तो गायक रहते थे, गाने बजाने वाले, कोई ताल मंजीरा झंझर खड़काने वाले कोई लोग थे, तो 18 प्रकार के थे। बड़े बड़े धनी लोग इस मंदिर के अंदर आया करते थे, ये बात और बताई। और फिर ये बताया हुआ
कि जिस दिन मंदिर की प्रतिष्ठा वगैरह कर रहे थे और उस दिन जनता को लगा यार अपनी जिंदगी का महत्व समाप्त हो गया, जितने काम करने थे कर दिया, माता जी का मंदिर बनवा दिया, अब ये दुनिया ये महफिल अपने काम की नहीं है। और कहते हैं कि उसने एक देवबुक नाम के स्थान पर, अब ये स्थान एग्जैक्टली कौन सा है भगवान जाने, वो अभिलेख में क्या बताना चाह रहे हैं, और वहां पर उसने अग्नि में स्नान कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर लिया, अग्नि जलाई, चिता जलाई और उसके अंदर बैठ गए, जिसको आजकल अपने कहते हैं सती। तो सती प्रथा में तो क्या है कि पति की डेथ हो गई उसके बाद पत्नी उसके साथ में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर तो व्यक्ति खुद ही उसको अंतिम समय में जाके लग रहा है कि यार बस अब खूब जी लिया, अब क्या करना है आगे जी के, और आदमी एक तरीके से सत्ता हो जाता है इसके अंदर। तो कहते हैं कि भाई इससे ये भी पता चलता है कि उस समय लोग ऐसे अंतिम समय में मृत्यु का वर्ण कर लिया करते थे, खुद ही मृत्यु को चुन लिया करते थे, चुनाव कर लिया करते थे मृत्यु को। तो जनतक महत्तर के बारे में ये भी बात है। तो सामूल्य अभिलेख की बात आई तो मैंने 4 बात बता दी, याद रख लें। क्या क्या बात बताती है? तो वटनगर से आया हुआ एक महाजन समुदाय है, महाजन कम्युनिटी है, उनका जो हेड चीफ है उसका नाम जनतक है, और जनतक ने इन सब की आज्ञा लेके एक मंदिर बनवाया, अरण्यवासिनी देवी का मंदिर, वो जावरवाता का मंदिर है। और फिर उसने इस मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद में देवबुक के नाम के स्थान पर अग्नि जलाई और अग्नि के अंदर खुद उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, मतलब खुद अपना जीवन है वो समाप्त कर लेता है। इस मंदिर के बारे में कि बड़ा मंदिर था, धनी लोग आया करते थे, 18 प्रकार के गायक इसके अंदर रहा करते थे। अब देखो अभिलेख अपने आप में कई बातें और बताता है। ये वाला जो इलाका है ये भीलों का क्षेत्र है। शिलादित्य के बारे में बताया कि शिलादित्य वहां पर राज कर रहा है, इसका मतलब वहां के जो भील वगैरह थे उन पे शासन करना शिलादित्य ने शुरू कर दिया था। इसका मतलब उन लोगों के साथ अब इन मेवाड़ वालों का कनेक्शन बैठ गया है। गुहिल की बाद 5वीं पीढ़ी यहाँ पर रहते रहते उनका कनेक्शन यहाँ पर स्थापित हो गया होगा, ये भी हमें जानकारी मिलती है। उसके अंदर और लिखा हुआ है कि वो जब लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने जीवन रूपी अगर उत्पन्न किया। कि अगर क्या होता है तो कहते खान, माइंस वगैरह उन्होंने यहाँ पे खोदनी शुरू कर दी थी। क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो नहीं, पर वो खनन उद्योग जो माइंस इंडस्ट्री है उसके बारे में जरूर जानकारी। और हम आगे देखेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जावर जो है यहाँ पर अपने खनिजों की बाद में अपने को बातें मिलेगी कि यार यहाँ पर खनिज वगैरह मिलने लग गए थे। तो जो माइंस इंडस्ट्री है उसकी भी कहीं ना कहीं कोई जानकारी दे रहा है। तो सामूल्य अभिलेख आगे जब बात आएगी तो वापस बता दूंगा। तो याद रखना सामूल्य अभिलेख खुद तो कब का है, 646 का। सबसे महत्वपूर्ण यूज तो इसका क्या है, इंपॉर्टेंट यूज क्या है, तो ये गुहिल डायनेस्टी का जो काल क्रम है उनका जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है मैंने बता दिया। तो गुहिल डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या निकल के आया, तो 566 ईस्वी निकल के आया। वैसे अभिलेख क्या कहता है, तो कहता है वटनगर से एक महाजन समुदाय आया, उनका मुखिया जनतक है, जनतक ने यहाँ पे अरण्यवासिनी देवी का मंदिर बनवाया जिसको आजकल अपने जावर माता कहते हैं। बड़ी बड़ी सी बातें। और फिर उसने देवबुक नाम के स्थान पर अग्नि में प्रवेश कर लिया था। ये वाली सारी बातें, इसका मतलब एक डायनेस्टी का शासन चलता आ रहा था, उसमें एक बड़ा राजा शिलादित्य हुआ, शिलादित्य के टाइम में ये काम हो गए। तो याद रखना शिलादित्य कब क्या हुआ है अपने आप में। अब इसके बाद और बताऊं, देखो इसके एक बात और सुनो। फिर इसके बाद हम जब ये पढ़ रहे थे इसके गुहिल के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात और सुनिए आप। अब इतने सालों से अपना ये थ्योरी चलती है कि भाई 566 के अंदर 566 में गुहिल आ गया था। तो अपने दिमाग में आया कि यार गुहिल कोई छोटा मोटा राजा रहा होगा और बाद में शिलादित्य बड़ा राजा हो गया और शिलादित्य ने यहाँ पे अभिलेख वगैरह लगवा दिए। शिलादित्य के टाइम में यहाँ पे मंदिर बन गया और उसकी जानकारी अपने को मिल जाती है। गुहिलों का सबसे प्राचीन अभिलेख ये मिला। दिक्कत तब हुई कि 1869 में आगरा के पास, आगरा के पास में कोई जगह से गुहिल के 2000 चांदी के सिक्के मिले, सिल्वर कॉइन्स मिले, जिनके अंदर श्री गुहिल लिखा हुआ है। तो लोगों ने कहा यार तुम कहते हो कि गुहिल का जन्म गुफा के अंदर हुआ था और यूं ही कहीं से लेके आ गए थे, और तो ये चांदी के सिक्के किसी राजा के मिलने, इसका मतलब राजा ने कॉइनेज सिस्टम भी शुरू कर दिया है, मुद्रा प्रणाली शुरू कर दी है, और ये बड़े राजा के हो सकते हैं और आगरा में और मिले। इसका मतलब पहले कभी ना कभी उस क्षेत्र के अंदर इनका कुछ ना कुछ रहा है, हो सकता है वहां से माइग्रेट होके आए हो। जैसे खूब सारी थ्योरीज कि कोई लोग कहते हैं गुजरात से आए, कोई लोग कहते हैं आगरा से आए, पर ये अपने आगरा वाला एविडेंस है, गुजरात वाली तो कहानी है, आगरा वाला अपने पास एविडेंस भी है कि नहीं इनके वहां पे सिक्के मिले थे। ये थोड़ा सा याद रखना कि गुहिल के हमें चांदी के सिक्के प्राप्त हो जाते हैं और चांदी के 2000 सिक्के प्राप्त होते हैं 1869 के अंदर। ये जो शिलादित्य जिसकी अपने बात कर रहे हैं इसका भी एक सिक्का मिला, पर इसका एक तांबे का सिक्का मिला, इसका भी अपने को सिक्का मिल जाता है। तो ये गुहिल वाली थोड़ी अलग सी बात है, नई सी बात है, थोड़ी आप याद रख लेना कि श्री गुहिल लिखे हुए। सिंपल कोई यहां से नहीं पूछेगा, अलग से सिक्कों वाले चैप्टर से उठा के पूछ लेगा। सिक्कों वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे मैं और बता दूंगा कि श्री गुहिल लिखे हुए 2000 चांदी के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए, तो आगरा से, या आगरा नामक स्थान से राजस्थान के कौन से वंश के चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं, तो हमें गुहिल वंश के चांदी के सिक्के प्राप्त हो जाते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। पर इस वंश का जो एक बड़ा राजा जिसको हम माने
वो यदि कोई हुआ है जिसके बारे में हम जानते हैं तो वो राजा था बप्पा रावल। बप्पा रावल नाम करके कोई बंदा हुआ और ये इस वंश का एक बड़ा राजा है। देखो, तो इसके बारे में हमें सबसे अधिक जानकारी यदि किसी के बारे में मिलती है तो बप्पा रावल के बारे में मिलती है कि गोहिल वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था तो बप्पा रावल हुआ। और आगे वाले जितने भी राजा हुए उन सब ने अपनी वंशावली कहीं ना कहीं से शुरू की तो बप्पा रावल से शुरू की। तो इसको एक बड़े